Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So in this lecture we will discuss very important topic of Indian economy, that is payment bank. पेमेंट बैंक आखिर क्यों चर्चा में है? हाल ही में आरबीआई, हम सब समझ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि न्यूज़ में बहुत स्क्रॉल हो रहा है कि पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो 29 फरवरी को बंद होने जा रहा है। क्यों बंद होने जा रहा है? क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शंस को लगातार नज़रअंदाज किया आरबीआई की, और जो इन्फॉर्मेशन आरबीआई हमेशा चाहता रहा कि वो सबमिट हो जानी चाहिए, वो सबमिट भी नहीं हुई। तो अभी फ़िलहाल क्या एक डिसीज़न लिया है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक, पेटीएम का जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी, उसकी रिक्वेस्ट पे आरबीआई ने प्राइवेट बैंक्स को इनवाइट किया है टू बी अ थर्ड पार्टी टू प्रोवाइड दी यूपीआई सर्विसेज टू द पब्लिक। तो उसी में ही एचडीएफसी बैंक एंड येस बैंक ने सबमिट किया है अपना फॉर्म फॉर द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर एप्लीकेशन टू रिप्लेस पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो इस लेक्चर में, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि आखिर पेमेंट बैंक, व्हाट इज पेमेंट बैंक एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉमर्शियल बैंक्स. So you must know in a very simple manner, in a simple way, the features of the Paytm bank and Paytm bank जो है, not Paytm bank, क्योंकि और भी पेमेंट बैंक्स हैं हमारे इंडिया में. तो ये जो पेमेंट बैंक्स हैं, how they work, ठीक है. तो सबसे पहले समझते हैं पेमेंट बैंक्स का मीनिंग क्या है, what exactly पेमेंट बैंक, and we also discuss some features of this bank. जो पेमेंट बैंक होता है, it is just like other banks. डिपॉजिट भी है, सेविंग्स अकाउंट भी है, करंट अकाउंट भी है, बट कुछ सर्टेन लिमिट्स हैं. तो वो लिमिटेशंस क्या क्या है? ये बैंक जो होता है ये काम तो करता है बाकी बैंक्स की तरह, बट इसका जो ऑपरेशनल स्केल्स है वो काफ़ी छोटा होता है, स्मॉलर स्केल पे काम करता है विदाउट एनी बिग रिस्क. ठीक है, इसमें कोई क्रेडिट रिस्क नहीं है, क्योंकि क्रेडिट ये उधार देता ही नहीं है, तो क्रेडिट रिस्क भी नहीं है. आखिर ये पेमेंट बैंक्स की एग्जिस्टेंस के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था? 2013 में ही आरबीआई ने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया था, जिसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर नचिकेत मोर. तो इनकी एडवाइस थी कि अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है भारत में, तो छोटे छोटे लोगों तक बैंकिंग फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए. पेमेंट जो है, पेमेंट का जो मोड है वो बहुत ही ईजी कर देना चाहिए, ताकि जो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है वो पूरी तरीके से हमारे भारत में अचीव हो सके. तो इसी मंशा, इसी पर्पस से पेमेंट बैंक्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, जिसमें कुछ लिमिटेशंस दी जाती है टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, विच इज़ गिवन और रिकमेंडेशन विच इज़ गिवन बाय द नचिकेत मोर कमेटी इन 2013. ठीक है, तो इस पेमेंट बैंक का पर्पस है फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग दिस पेमेंट्स एंड रेमिटेंसेस सर्विसेज टू माइग्रेंट लेबर वर्कफोर्स, opening up small savings accounts of small business holders, low income households, workers of the unorganized sector. तो ये छोटे तबके के जो लोग हैं उनका एक तरीके से बैंक अकाउंट खोलना, उनकी ट्रांजैक्शंस हो सके, उनके सेविंग अकाउंट मेंटेन हो सके, फाइनेंशियल बेनिफिट्स सर्विसेज और भी ले सके, अवेल कर सके. तो ये इसका पर्पस था इस पेमेंट बैंक का. ठीक है, इसका ये सबसे बड़ा जो रीज़न है, अगर कुछ पूछ दिया जाता है प्रीलिम्स में कि इट्स पर्पस इज़ टू ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये फैक्ट बिल्कुल सही है. अभी भारत में टोटल 6 पेमेंट बैंक्स हैं. सबसे पहले अगर कहा जाए कि सबसे पहला बैंक कौन सा था जो लॉन्च हुआ था, तो एयरटेल पेमेंट बैंक. उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, पेटीएम पेमेंट बैंक्स, जियो पेमेंट बैंक्स, फिनो पेमेंट बैंक्स, एनएसडीएल पेमेंट बैंक्स. देखिए 2014 में टोटल 11 एप्लीकेशंस आई थी इस पेमेंट बैंक्स की, जिसमें इन्हीं पेमेंट बैंक्स को परमिशन मिली. धीरे धीरे आगे ऊपर नीचे होते रहे हैं, ये सीक्वेंस नहीं है. सबसे पहला जो है फैक्ट जो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, एयरटेल पेमेंट बैंक वॉज द फर्स्ट पेमेंट बैंक्स इन इंडिया. उसके बाद फीचर्स देखते हैं पेमेंट बैंक्स की क्या क्या है. ये दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स की तरह ही है, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बट लिमिट है मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख. ये एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सही से चले एज पर दी परमिशन और अप्रूवल ऑफ आरबीआई. बाकी क्या कर सकता है पेमेंट बैंक्स? एज लाइक कॉमर्शियल बैंक्स, दे कैन ऑल्सो इशू एटीएम
और डेबिट कार्ड्स बट कैन नॉट इशू अ क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड इशू कर सकता है बट कैन नॉट इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड। Both savings and current accounts, yes, it can open both the accounts of public, cannot provide loans or lending services to customers, यानी customers का पैसा डिपॉजिट हो सकता है with the limit of ₹1 lakh but they cannot give loan। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इस पेमेंट बैंक का। They cannot accept deposits from the NRI, जो आपके एनआरआई हैं, समझ लीजिए कुछ ऐसे भी लोग जो इंडियन से बाहर सेटल हैं, वो भी अपना अकाउंट इसमें मेंटेन नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट ओपन सब्सिडरी टू अंडरटेक एनबीएफसी एक्टिविटीज़। एनबीएफसी की जो भी कंपनीज की एक्टिविटीज़ है उसकी तरह ये लोग सब्सिडरीज ओपन नहीं कर सकते। इनके जो ऑपरेशनल जो इनका टोटल पैसा है अगर देखा जाए तो 75% ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट, जो डिमांड डिपॉजिट रखा 75% रहेगा, वो किस में मेंटेन रहेगा, गवर्नमेंट और सिक्योरिटी बिल्स में विद द मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसके बाद दे कैन होल्ड द 25% इन करंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद अदर कॉमर्शियल बैंक्स फॉर ऑपरेशनल पर्पसेस। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। दे कैन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ यूटिलिटी बिल पेमेंट्स। दे कैन नॉट ओपन सब्सिडरीज, ये रिपीट हो गया है, ये कैन नॉट प्रोवाइड और ओपन सब्सिडरीज ऑफ एनबीएफसी विद द अप्रूवल ऑफ और फ्रॉम आरबीआई। दे कैन वर्क एज अ पार्टनर विद अदर कॉमर्शियल बैंक्स and also can sell mutual funds, pension products and insurance products। ये सेल कर सकते हैं as NBFC but with the approval of RBI। They are allowed to provide internet banking and mobile banking facility to their customers, only their customers, right? They are also allowed to make personal payments and receive remittances। They will have to manage or maintain CRR, कैश रिजर्व रेशियो विद आरबीआई। सीआरआर सबको पता है, सभी बैंक्स को अपना सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिमांड, टोटल डिमांड एंड लाइबिलिटीज का मेंटेन करना होता है आरबीआई के अकाउंट में इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेमेंट बैंक्स जो हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। टू ब्रिंग or to boost my morale, to bring more videos, please like and subscribe my channel. Thank you.